अच्छा तो मुझे उठने दो फिर। नहीं सॉरी, यहाँ से नहीं है ये, मैं ज़्यादा ही आगे निकल गई। हाँ जी, यहाँ से है। सॉरी, वो बाय मिस्टेक पेज आगे हो गया तो पता नहीं चला मुझे। जी। हाँ, सुधार लिया तुमने इन्हें? कौसर बेगम रूम में चली गईं। ये तुम क्या हरकतें करते रहते हो? तुम दोनों के शोर की आवाज़ और बेगम साहिबा के कहकों की आवाज़ मैंने वॉशरूम तक में सुनी है। भाई ज़यान ने छेड़ा था पहले मुझे। अनेक ने मासूम सी शक्ल बनाई। अच्छा क्या कहा था मैंने भाई को, बताओ। ज़ियान ने बहादुरी दिखाई। भाई ज़ियान ने मुझे अनेक कहते-कहते रुक गया। हाँ, हाँ, बोलो ना क्या बोला था मैंने? ज़ियान ने उकसाया अनेक को। कुछ नहीं बोला। अनेक ने ज़ियान को घूरा और अलीदे को के पास जाकर बैठ गया। अच्छा चलो मम्मा को मनाते हैं। साद ने सबको मिशन पर लगाया। सबने मिलकर कौसर बेगम को मनाया और इसी तरह एक दिन और हँसी खुशी इख्तिताम पजीर हुआ। कैसे पूछूं अब मैं इनसे, ये तो लैपटॉप का पीछा नहीं छोड़ रहे। उफ क्या था हमारा रिश्ता, क्या हो गया। काश सब कुछ पहले जैसा होता तो मैं इनके हाथ से ये लैपटॉप छीनकर अपनी बात मनवाती। क्या हुआ, कोई मसला है क्या? कब से एक ही पोजीशन में बैठी हो? साद की आवाज़ कान में पड़ते ही अलीजे अपने सोचों के समंदर से बाहर आई। वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अलीजे ने अपनी कमीज के दामन को उंगली में लपेटते हुए कहा। नजरें भी झुकी थी। वेह नसीब, आज तो बेगम साहिबा मुझसे खुद मुखातिब हुई हैं। साथ लैपटॉप साइड पर रखकर पूरी तरह मतवज्जो हुआ। अब चुप क्यों हो, कहो क्या कहना है। साथ ने चुप बैठी अलीज़े को याद दिलाया कि वो कुछ बात करने वाली थी। जी वो मैं अपनी एजुकेशन मुकम्मल करना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। कॉलेज में भी एडमिशन हो गया था ना तुम्हारा, पर तुम जा नहीं सकी। साद ने संजीदगी से कहा। जी हाँ, अलीजे ने जवाब दिया। ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम अपनी एजुकेशन स्टार्ट कर सकती हो। साद ने मुस्कुराते हुए कहा। जी वो मेरे पास ना कॉलेज ड्रेस है और ना कोई सामान कॉलेज का। अलीजे ने घबराते हुए कहा। तो इसमें कौन सी मुश्किल है, मैं कल ऑफिस से आकर तुम्हें ले चलूंगा बाजार, तुमने जो लेना है ले लेना। अलीजे की तो सांस ही रुक गई साथ के साथ बाजार अकेले जाने का सुनकर। अलीजे की झिझक शर्म घबराहट अभी भी अलीजे के अंदर पीछे गड़ाए बैठी थी। मैं मम्मा के साथ चली जाऊंगी, अलीजे ने फौरन कहा। क्यों, मेरे साथ जाने में कोई मसला है? साथ को अच्छा नहीं लगा अलीजे को यूं यूं दूर भागना। ये तो जिन बन गए हैं। अलीजे ने साथ की आंखों में खफगी देखी तो अब बहाने सोचने लगी। वो मुझे खरीदारी करनी नहीं आती, इसलिए कहा मैंने। अलीजे ने साथ की खफगी दूर करनी चाहिए। तो मुझे आती है ना खरीदारी करनी, मैं दिलवा दूंगा। साथ की खफगी सच में दूर हो गई। जी ठीक है, अलीजे सोने के लिए लेट गई। साथ भी रूम की लाइट बंद करके सोने लेट गया। दोनों दूसरे दिन अलीजे ने कौसर बेगम को बाजार जाने का बता दिया था। कहाँ जा रही है ये बाप बेटी की जोड़ी? अनेक ने साद और अलीजे को बाजार जाने की तैयारी करते देखा तो पूछा। ये बाप बेटी किसको कहा तुमने? साद ने हैरत से कहा। आप बाप, अलीजे आपकी बेटी। अनेक ने बड़े मजे से कहा और हंसने लग गया। अगले ही लम्हे अनेक का कान साद के हाथ में था। क्या कहा तुमने, दोबारा बोलो। साद ने अनेक का कान मरोड़ते हुए कहा। आज सॉरी भाई, कान तो छोड़े, अब नहीं बोलूंगा, अनेक ने कराहते हुए कहा। लगाओ साथ इसे एक थप्पड़, बहुत फजूल बोलता है ये। कौसर बेगम ने भी साथ का साथ दिया। मम्मा आप कितनी जालिम है, मैं बहरा हो जाऊंगा भाई का थप्पड़ खा लिया तो। मैंने फिर आपकी डांट के थप्पड़ खा लिया तो मैंने फिर आपकी डांट कैसे सुनूंगा? अनेक ने मासूम सी शक्ल बनाई। छोड़ दें भाई, सजा मिल गई है बेचारे को। जियान को तरस आ गया अनेक पर। छोड़ दें अनेक भाई को प्लीज। अलीजे ने भी हिम्मत करके बोल ही दिया। हाय ये है मेरे सगे, आप दोनों जालिम समाज हैं। अनेक कहाँ खामोश रहने वाला था। तुम्हारा मुंह बंद नहीं होगा ना? नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। साथ पर भी कोई असर नहीं हुआ। बेटा छोड़ो इसको, तुम जाओ नहीं तो रात हो जाएगी। कौसर बेगम के कहने पर साहब ने छोड़ दिया। अनेक अपने कान मसलते हुए सोफे पर बैठ गया। हाय कितने जालिम है भाई, आप कसम से इतनी जोर से कान मरोड़ा है। अनेक ने अपने सुर्ख का हुए कान को सहलाते हुए कहा। साथ छोड़ो इसको, जाओ तुम। कौसर बेगम ने अनेक को घूरा। चलें, साथ ने अलीजे की तरफ देखा। जी चलें। अलीज़ा एक कदम आगे बढ़ी फिर रुक गई क्योंकि साथ खड़ा इसे घूर रहा था। अलीज़ा ने सामने खड़े साथ को देखा फिर नजर झुका ली। मम्मा इसको अपनी शॉल दें।
کوثر بیگم نے علیزے کو شال اڑائی تو وہ اس کا ہاتھ تھامتا گھر سے باہر نکل گیا۔ سعد علیزے کو یونیفارم سینٹر لے گیا، وہاں سے اسے کالج ڈریس دلایا۔ اس کے بعد سعد نے ایک ایک کر کے علیزے کو کالج کا سارا سامان دلا دیا۔ سعد نے علیزے کو خود سے ذرا بھی دور نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ جیسے ہی کار سے اترتا علیزے کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں تھام لیتا۔ علیزے چھوٹی بچی کی طرح اس کے ساتھ چلتی رہتی۔ گھر چلیں؟ علیزے نے کار میں بیٹھتے ہی کہا، اتنی جلدی کیا ہے؟ ابھی تو تمہاری کالج کی شاپنگ ہوئی ہے، اب میں تمہیں اپنی مرضی کی شاپنگ کراؤں گا، سعد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ علیزے خاموش ہو گئی۔ علیزے سعد نے ڈرائیو کہتے ہوئے علیزے کو اچھا ڈرائیو لکھا ہوا ہے۔ علیزے سعد نے ڈرائیو کرتے ہوئے علیزے کو پکارا۔ جی۔ علیزے نے جھکی نظریں اٹھا کر سعد کی طرف دیکھا۔ تم مجھ سے اتنا گھبراتی کیوں ہو؟ سعد نے ڈرائیو کرتے ہوئے پوچھا۔ جی نہیں تو، علیزے نے سر جھکا کر آہستہ سے جواب دیا۔ دیکھو علیزے، ہمارا رشتہ بدلا ہے لیکن تم اور میں وہی ہیں۔ تم جیسے پہلے رہتی تھی ویسے ہی رہو میرے ساتھ، گھبرایا نہیں کرو، مجھے پہلے والا ہی ساتھ سمجھو۔ تم جیسے پہلے مجھ سے باتیں کرتی تھی، ضدیں کرتی تھی، گھومنے جاتی تھی، کتنا مزہ کرتے تھے نا ہم۔ سعد کو پرانے دن شدت سے یاد آئے تھے۔ سعد نے گاڑی ایک مال کے سامنے روکی تھی اور اب علیزے کے جواب کا منتظر تھا۔ علیزے کچھ تو بولو یار، سعد نے التجا کی۔ اچھا ٹھیک ہے، اب میں پہلے کی طرح رہوں گی، چلے مجھے شاپنگ کروائیں بہت ساری۔ علیزے نے مسکراتے ہوئے سعد کو دیکھا تھا۔ سعد کی باتوں نے علیزے پر بہت اثر کیا تھا۔ وہ بھول گئی تھی سعد اس کا شوہر ہے۔ یاد تھا تو بس سعد کے ساتھ گزارا ہوا ہر وہ لمحہ جس میں وہ اور سعد خوب انجوائے کرتے تھے۔ علیزہ بھی اپنی پرانی لائف بہت مس کرتی تھی اور سعد اس سے دوبارہ وہی زندگی مانگ رہا تھا جو اس نے خوشی خوشی دے دی تھی۔ یس، یہ ہوئی نا بات، اب مزہ آئے گا شاپنگ میں، سعد نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ علیزہ مسکراتی۔ دونوں گاڑی سے نیچے اترے۔ سعد نے علیزہ کا ہاتھ پکڑا اور مال کے اندر داخل ہو گئے۔ میں بچی نہیں ہوں جو آپ اس طرح ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں میرا، علیزہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بڑی بھی تو نہیں ہو نا، تبھی تو پکڑا ہے۔ چلتے ہوئے سعد نے کپڑوں کی شاپ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ علیزہ کے جواب کا انتظار کیے بغیر سعد اسے شاپ میں لے کر آ چکا تھا۔ وہ بھی خاموشی سے اس کے ساتھ جلدی چل دی تھی۔ سعد نے علیزہ کو بہت سے کپڑے دلائے۔ سنو بھائی، نائٹی ہوتی ہے کیا آپ کے پاس؟ سعد نے ایک شاپ کیپر سے کہا۔ جی سر ہے، آپ سائز بتائیں، ان کے ناپ کی دکھائیں۔ سعد نے پہلو میں کھڑی علیزہ کی طرف اشارہ کیا۔ سر ان کے لیے؟ دکاندار نے حیرانگی سے کہا۔ ہاں ان کے لیے، مجھے معلوم ہے، بہت دیر سے آپ ان کو میری بہن سمجھ رہے ہو پر یہ میری بیوی ہے۔ سعد نے اس لڑکے کی غلط فہمی دور کی۔ علیزہ خاموش کھڑی سعد کی باتیں سن رہی تھی۔ سوری سر، میں ابھی نائٹی دکھاتا ہوں۔ دکاندار چلا گیا۔ سنیں آپ نے کیا منگوایا ہے؟ علیزہ نے سعد کے کان میں سرگوشی کی۔ ابھی وہ لے کر آئے گا تو دیکھ لینا۔ سعد نے اپنی ہنسی کو ضبط کرتے ہوئے کہا۔ اس کو علیزہ سے اس قسم کے سوال کی امید نہیں تھی۔ سر یہ دیکھیں۔ دکاندار نے سامنے کاؤنٹر پر نائٹی رکھ کر سعد کو متوجہ کیا۔ علیزہ کی تو نائٹی دیکھ کر ہی آنکھیں باہر آنے کو تھیں۔ اس نائٹی کا گھیرا گلا اور آستین بھی نہیں تھی بلکہ پتلے پتلے اسٹیپ تھے۔ وہ پاؤں کو چھوتی لمبی میکسی ٹائپ نائٹی تھی۔ یہ کیسے کپڑے ہیں؟ میں نہیں پہنوں گی یہ، علیزہ نے روتی شکل بنا کر کہا۔ ریڈ کلر کی نائٹی پیک کر دو اس طرح کی۔ سعد نے علیزہ کو پوری طرح نظر انداز کیا ہوا تھا۔ دکاندار اس ناسمجھ لڑکی کی بات پر اپنی ہنسی ضبط کیے کام کر رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ یہ بیہودہ کپڑے میں نہیں پہنوں گی، علیزہ نے سعد کا بازو پکڑ کے ہلایا۔ سعد پھر بھی خاموش کھڑا رہا۔ علیزہ منہ پھلا کر شاپ سے باہر آ گئی۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے ان کو، کیا سمجھتے ہیں مجھے چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ بیہودہ لباس میں نہیں پہنوں گی۔ علیزہ شاپ کے باہر کھڑی بڑبڑا رہی تھی۔ اکیلے کس سے باتیں کر رہی ہو؟ پیچھے سے سعد کی آواز آئی۔ آپ نے وہ بیہودہ لباس کیوں لیا؟ میں اب ایسے بیہودہ کپڑے پہن کے گھر والوں کے سامنے جاؤں گی کیا؟ علیزہ غصے میں وہی سعد سے لڑنے کھڑی ہو گئی۔ سعد کا دل چاہا اپنا سر دیوار میں مار لے۔ نہیں لیا میں نے وہ لباس، بس دیکھ رہا تھا۔ چلو تمہیں عبایا دلاؤں۔ سعد بات ختم کر کے علیزہ کا ہاتھ پکڑ کر عبایا کی شاپ کی طرف چل دیا۔ اس نے علیزہ کو 2 خوبصورت عبائے دلوائے۔ اس کے بعد سعد نے اس کو بہت سی دوسری چیزیں بھی دلائیں جس میں چاکلیٹ بھی شامل تھی۔ علیزہ آج سعد کے ساتھ سے گھبرائی نہیں تھی، وہ بہت خوش تھی۔ وہ جیسے شادی سے پہلے سعد کے ساتھ شاپنگ کرتی تھی۔ سعد بھی علیزہ کو نارمل ہوتا دیکھ مطمئن ہو گیا تھا۔
اب گھر چلیں پلیز، میں بہت تھک گئی ہوں۔ علیزے نے آخر ہار مان لی تھی۔ ہاں چلو، کافی دیر ہو گئی ہے ویسے بھی، ساتھ نے ہاتھ میں بندی گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ دونوں گھر کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں آئس کریم پارلر دیکھ کر ساتھ نے گاڑی روک لی۔ پلیز گھر چلے، میں بہت تھک گئی ہوں، علیزے نے التجا کی، کیونکہ وہ سچ میں بہت تھک گئی تھی اور گھر جا کر آرام کرنا چاہتی تھی۔ آئس کریم برا مان جائے گی یار، ہم یہاں تک آئے اور آئس کریم بھی نہیں کھائی، سعد نے کار کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ اوف، اتنا شوق کیوں ہے آپ تینوں بھائیوں کو آئس کریم کھانے کا؟ اتنا شوق سے تو لڑکیاں بھی نہیں کھاتی آئس کریم۔ علیزہ کار سے اتر کر سعد کے ہم قدم چلتے چلتے بول رہی تھی۔ ہمیں یہ آئس کریم والا شوق اپنے بابا سے وراثت میں ملا ہے، وہ بھی بہت شوق سے آئس کریم کھاتے تھے۔ بابا جب بھی ہمیں باہر لے کر جاتے تھے آئس کریم کھلائے بغیر گھر نہیں لاتے تھے۔ سعد کو اپنے بابا کی یاد آ گئی تھی۔ سعد اور علیزہ ایک ٹیبل پر بیٹھ گئے تھے، پھر آئس کریم کا آرڈر دیا۔ آپ کو اپنے بابا کی یاد آتی ہے؟ علیزہ نے آہستہ سے پوچھا۔ ہاں بہت آتی ہے ان کی یاد، میں تب ہی تو اتنی آئس کریم کھاتا ہوں۔ سعد اپنا دکھ چھپانے کی کوشش کی۔ مجھے بھی آتی ہے بہت یاد ماما بابا کی۔ علیزہ روحانفی ہو گئی تھی۔ علیزہ تم دکھی نہیں ہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ سعد نے علیزہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دلاسا دیا۔ اتنے میں آئس کریم بھی آ گئی۔ چلو آئس کریم آ گئی، کھاؤ، سعد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کے بابا کی ڈیتھ کیسے ہوئی تھی؟ علیزہ نے آئس کریم کھاتے کھاتے پوچھا۔ علیزہ سعد کا غم بانٹنا چاہ رہی تھی۔ سعد کی زبان سے اس نے کبھی اس کے بابا کے بارے میں نہیں سنا تھا۔ آج آئس کریم والی بات پر اس نے اپنے بابا کا ذکر کیا تو اس کے چہرے سے دکھ عیاں تھا۔ وہ اپنے دل میں اپنے بابا کی یادوں کا بوجھ لیے بیٹھا ہے، علیزہ سمجھ گئی تھی۔ سعد نے ایک نظر اٹھا کر علیزہ کو دیکھا۔ آپ آپ نہیں بتانا چاہتے تو کوئی بات نہیں، علیزہ نے گھبراتے ہوئے کہا اور آئس کریم پر جھک گئی۔ تم میری ہم سفر ہو اور اپنے دل کی باتیں تمہیں نہیں تو کس کو بتاؤں گا؟ سعد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ علیزہ ہم سفر والی بات پر تو علیزہ نظریں ہی نہیں اٹھا پائی۔ میرے بابا کی ڈیتھ صدمے سے ہوئی تھی، سعد نے آہستہ سے کہا۔ علیزہ نظر اٹھا کر سعد کو دیکھا جو اس سے نظریں چراتا اپنا دکھ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ صدمے سے کیا مطلب؟ علیزہ نے سوال کیا۔ اصل میں بات یہ ہے علیزہ، تم جیسا ہمیں دیکھتی ہو ہم ایسے نہیں تھے۔ پہلے ہمارا شمار دولت مند لوگوں میں ہوتا تھا۔ ہم اپنی زندگی میں بہت خوش تھے۔ ہمارا ڈیفینس میں بہت خوبصورت اور عالیشان بنگلہ تھا جس کی قیمت کروڑوں میں تھی۔ ہماری اپنی گارمنٹس کی فیکٹری تھی۔ بابا اس فیکٹری کو بہت آگے تک لے جانا چاہتے تھے۔ انہوں نے باہر کے ملکوں کے لوگوں سے ملاقات کی۔ انہوں نے بابا کو ایک بہت بڑا آرڈر دے دیا۔ بابا نے خوبصورت اور نفیس کپڑا بنانے کے لیے اپنا سب کچھ اس آرڈر میں لگا دیا، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ ان کا بنایا ہوا کپڑا اچھا منافع دے گا۔ بابا نے اور بھی آرڈر لیے ہوئے تھے، ان کا پیسہ بھی بابا نے اس بڑے آرڈر میں لگا دیا۔ پھر آخر وہ دن آ گیا، ہمارا سارا مال بن کے تیار ہو گیا۔ دوسرے دن مال روانہ ہونا تھا۔ بابا بہت خوش تھے۔ اس دن ان کو نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ پھر آدھی رات کو فیکٹری کے چوکیدار کی کال آئی، فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے اور سب کچھ جل گیا۔ یہ خبر سنتے بابا کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ ہاسپٹل بھی لے کر گئے ہم، پر وہ زندگی کی بازی ہار گئے۔ اس کے بعد مما نے بابا کی کمی پوری کی اور رو دھو کر اپنا سب کچھ ختم ہوتا دیکھنے کے بجائے انہوں نے خود کو سنبھالا۔ انہوں نے ہمارا گھر سیل کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اتنے بڑے گھر کا خرچہ اٹھانا مما کے بس میں نہیں تھا۔ فیکٹری کے ورکرز کی تنخواہیں بھی دینی تھی اور جن لوگوں کے آرڈرز کے پیسے بابا لے چکے تھے وہ بھی واپس کرنے تھے۔ تو مما نے ایک ایجنسی کی مدد سے اپنا گھر سیل کیا اور وہ گھر خرید لیا، یہاں ہم رہتے ہیں۔ پھر جس کے پیسے تھے وہ دیے اور ان کا جو بچے بینک میں رکھوا دیے۔ مما پڑھی لکھی تھی تو انہوں نے کالج میں لیکچرر کا شعبہ اختیار کر لیا۔ پھر بس اس کے کچھ سال بعد تم آ گئی ہماری زندگی میں، اور اب تو تم ہمیشہ کے لیے میری زندگی میں آ گئی ہو۔ سعد نے علیزہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھ لیا۔ علیزہ نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ کھینچا۔ سعد کی اس اچانک حرکت پر علیزہ شرم سے لال ہو گئی تھی۔ سعد نے علیزہ کی حالت دیکھ کر بے ساختہ قہقہہ لگایا تھا۔ آپ بہت بدتمیز ہیں۔ علیزہ نے سعد کو گھورا۔ سعد مسلسل علیزہ کو اپنے دانتوں کی نمائش کروا رہا تھا۔ واہ بھئی، آئس کریم کے مزے لیے جا رہے ہیں، سامنے سے آتی سائمہ نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ سائمہ کو دیکھتے ہی سعد کی آنکھوں میں غصہ بھر آیا۔ تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ سعد نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے تو لگ رہا تھا تم اس مجبوری کی شادی سے خوش نہیں ہوگے۔ ویسے بھی بھلا یہ تم سے آدھی عمر کی بچوں جیسی لڑکی تمہیں کیا خوشی دے سکتی ہے؟ الٹا تمہیں ہی اس کا خیال رکھنا پڑتا ہوگا۔ سائمہ نے علیزہ کو بالکل نظر انداز کیا ہوا تھا۔ اس کی نظریں صرف سعد کا طواف کر رہی تھی۔ لگتا ہے سائمہ تمہیں اپنی عزت پیاری نہیں ہے، اس لیے بار بار اپنی عزت افزائی کے لیے میرے پاس آ جاتی ہو۔ جہاں تک بات علیزہ اور میری شادی کی ہے تو تمہاری غلط فہمی میں دور کرتا
चलो, मैंने अलीज़ा से अपनी खुशी से शादी की है और इसकी ज़िंदगी सँवारने और इसे खुशियाँ देने के लिए मैंने इससे शादी की है। मैं तो इसका साथ पाकर ही बहुत खुश हूँ और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ इसने मुझे बाहया, बाकिरदार बीवी दी, जिसकी ज़िंदगी में आने वाला पहला और आखिरी शख्स मैं हूँ। साद साइमा के सामने खड़ा सीने पर हाथ बांधे साइमा को अच्छा खासा ज़लील कर चुका था। साइमा साद की अलीज़े के लिए इस कदर मोहब्बत देखकर अंदर तक से जल गई थी। इसका दिल कर रहा था कि अभी इस वक़्त अलीज़े को जान से मार दे, जिसकी वज़ह से साद ने इसको इतनी बातें सुनाई। वो आँखों में गुस्सा लिए पैर पटकती वहाँ से चली गई थी। अलीज़े साद ने प्यार से अलीज़े को मुखातिब किया जो साद का गुस्सा देखकर डरी सहमी खड़ी थी। अलीज़े ने नज़रें उठाकर साद को देखा। क्या हुआ, तुम क्यों डर रही हो? तुम्हें थोड़ी कुछ कहूँगा मैं। चलो घर चलते हैं हम। साद ने प्यार से अलीज़े का हाथ पकड़ा और आइसक्रीम पार्लर से बाहर आ गया। अलीज़े साद ने खामोश बैठी अलीज़े को मुखातिब किया। जी, अलीज़ा ने आहिस्ता से कहा, कल ज़यान ने अनेक को क्या कहा था जो वो ज़यान के पीछे लगा था और फिर मेरे पूछने पर इसने कुछ बताया भी नहीं। साद ने गाड़ी ड्राइव करते हुए पूछा। अलीज़ा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। साद यही तो चाह रहा था, अकेले अकेले मुस्कुरा रही हो, मुझे भी बताओ, मैं भी मुस्कुराऊंगा तुम्हारे साथ। साद ने मुस्कुराते हुए कहा। अनेक भाई ज़यान भाई से कुछ पूछ रहे थे तो ज़यान भाई ने अनेक भाई को कहा, लो इसको बताओ, लड़ाका औरत को। अलीज़ा ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए अपनी बात मुकम्मल की। क्या ज़यान भी ना, तौबा, औरत ही बना दिया इसने अनेक को। साद ने हंसते हुए जवाब दिया, जी, जब ही अनेक भाई इनको मारने भागे थे। वो दोनों ऐसी ही बातें करते करते घर पहुंच गए थे। घर पहुंच के मालूम हुआ घर के दोनों शैतान अभी तक जाग रहे हैं। कौसर बेगम भी अपने बच्चों की फिक्र में अभी तक नहीं सोई थी। अरे ये क्या, सोए नहीं अभी तक? साद ने सोफे पर सामान रखते हुए कहा। अस्सलाम वालेकुम। अलीज़ा भी सबको सलाम करती सोफे पर बैठ गई। भाई भाई, हमें देखना था आप हमारे लिए क्या लाए, सुबह तक हमसे इंतज़ार नहीं होता ना। ज़ियान ने बच्चों की तरह कहा। साद अभी कुछ बोलता अनेक ज़ियान को पीछे करता आगे आ गया। लाए भाई, मेरे लिए क्या लाए? नहीं भाई, पहले मुझे दें, क्या लाए मेरे लिए? ज़ियान अनेक को पीछे करता आगे आ गया। साद थका हारा सोफे पर बैठ गया। अलीज़ा ज़ियान अनेक की हरकतों से खूब महफूज हो रही थी। कौसर बेगम सर पकड़कर बैठी थी, अपने जवान बेटों को बच्चों की तरह लड़ते देखकर। मेरी प्यारी मम्मा, इन दो शैतानों को क्यों नहीं सुलाया आपने? साद ने थके थके अंदाज में, बेटा, ये बच्चे थोड़ी हैं जो इनको गोद में लेकर लोरी सुना कर सुला दूं। पहाड़ जैसे जवान लड़के हैं। वो अलग बात है, इन दोनों का इस बात का एहसास नहीं। कौसर बेगम ने इनकी हरकतों से परेशान होकर कहा। दयान भाई, अनेक भाई, हम दोनों आपके लिए कुछ नहीं लाए। अलीज़े ने आखिरकार साथ की मुश्किल हल कर दी। क्या कुछ नहीं लाए? अनेक को सदमा लगा। कोई बात नहीं, भूल गए होंगे, इतवार आने वाला है, फिर भाई हमें शॉपिंग के करा कर लाएंगे, क्यों भाई? रयान ने आज कसम खा ली थी साथ को तंग करने की। ओ माफ करो तुम दोनों, मुझे सुकून लेने दो, जरा सा पानी भी पिला दो, तुम्हारा बचपना खत्म हो गया हो तो। साथ ने बेजारी से कहा। जाओ तुम दोनों, इन दोनों के लिए पानी लाओ। कौसर बेगम ने दोनों को आंखें दिखाईं। दोनों फर्मा बरदार बच्चों की तरह पानी लेने चले गए। शुक्र जान छूटी। साथ ने शुक्र का कलमा पढ़ा। मामा आए, मैं आपको शॉपिंग दिखाती हूँ। अलीज़ा ने मुस्कुराते हुए कपड़ों की कपड़ों के एक शॉपर उठाए। हाँ दिखाओ, क्या क्या दिलाया साथ ने तुम्हें? ये देखिए मम्मा, ये सूट आपके लिए लाए हैं हम। इतने खूबसूरत सा सूट निकाल कर कौसर बेगम को दिया। अरे बेटा, क्या जरूरत थी मेरे लिए लाने की? अभी तुम्हारे दिन है सजने संवरने के, कौसर बेगम ने प्यार से कहा। मम्मा, मैं इतने प्यार से लाई हूँ आपके लिए। अच्छा अच्छा, मैं रख लेती हूँ, बहुत अच्छा सूट है। कौसर बेगम को प्यार से कहा। भाई पानी। अनेक ने साथ को पानी दिया। साथ ने पानी का गिलास थामा और लबों से लगा लिया। गुड़िया पानी। ज़िया ने लीजे को पानी दिया और वहीं बैठ गया शॉपिंग देखने। इसमें क्या है बेटा? कौसर बेगम अपने हाथ में काली शॉपर लिए जो बंद थी अलीजे से पूछ रही थी। अलीजे सोच में पड़ गई, इसमें क्या था? मम्मा, ये मुझे दे दें। साद की नज़र शॉपर पर पड़ी तो फौरन बोला, ये लो। कौसर बेगम ने शॉपर साद की तरफ बढ़ाई। मैं भी देखूं इसमें क्या है। साद शॉपर पकड़ता इससे पहले ज़ियान शॉपर लेकर भाग खड़ा हुआ।
ध्यान मुझे दो शॉपर। साथ भी ध्यान के पीछे था। मुझे भी दिखाओ इसमें क्या है। अनेक ने भी इस खेल में हिस्सा लेना जरूरी समझा। अरे क्या हो गया है तुम लोगों को? कोई कौसर बेगम की आवाज का तीनों पर कोई कोई असर नहीं हुआ। ध्यान शॉपर दो, मुझे बहुत मार खाओगे तुम। पकड़ तो लो पहले भाई, मुझे भी देखना है, दिखाना इसमें क्या है। अलीजा बैठी सोच रही थी, आखिर इस शॉपर में क्या हो सकता है। फिर इसके दिमाग में बेहुदा लबास है, मतलब नाइटी। ये सोच आती है अलीजा भी इन तीन पहाड़ों के बीच में घुस गई। ध्यान भाई ये शॉपर मुझे दे दें। पर ध्यान पर कोई असर नहीं हुआ। चारों ने पूरे घर में शोर मचाया हुआ था। कौसर बेगम अपना सर पकड़कर बैठी थी। आखिरकार ध्यान साथ के साथ में आ ही गया। दो मुझे शॉपर। साथ ने ध्यान के हाथ से वो शॉपर छीन ली। अब चारों अपनी अपनी जगह खड़े हाँप रहे थे। फिर एक दूसरे की शक्ल देखकर जोर जोर से हंसने लगे। कौसर बेगम ने भी मुस्कुराते हुए अपने चारों बच्चों की बधाई ली और दिल में इनके हमेशा हंसते खेलते रहने की दुआ की। चलो देख ली बहुत शॉपिंग, सब अपने अपने कमरे में जाकर सो, रात बहुत हो गई है। कौसर बेगम ने हुक्म दिया। ओके मम्मा। चारों एक एक करके अपने रूम में चले गए। अलीजे का इरादा साथ की खबर लेने का था। रूम में जाते ही अलीजे ने शॉपर खोलकर देखी तो इसमें वही बेहुदा लिबास था। मैंने आपको मना किया था, फिर क्यों लिया ये बेहुदा लिबास? अलीजे साथ के सर पर खड़ी गुस्से में पूछ रही थी। साथ बेड पर बैठा अपनी घड़ी उतारकर साइड टेबल पर रख रहा था। अलीजे का गुस्सा देखकर मुस्कुराया। अरे मेरी नन्ही सी जान को भी गुस्सा आता है। साथ ने अलीजे की नाक पकड़ते हुए कहा, बदतमीजी नहीं करें, बताएं ये क्यों लिया। अलीजे ने साथ का हाथ झटकते हुए कहा, अरे तो तुम्हारे लिए थोड़ी लिया, दूसरी बीवी के लिए लिया है। साथ ने बेड पर नींद रात होते हुए कहा। अलीजे की तो आंखें बाहर आने को थीं। आप दूसरी शादी करेंगे? अलीजे ने कमर पर दोनों हाथ रखते हुए कहा। हाँ तो तुमसे तो मम्मा की मर्जी से शादी की थी, अब अपनी मर्जी से शादी करूंगा, और इससे करूंगा जो मेरी बात माने और मेरी पसंद के कपड़े पहने। साहब ने बड़े मजे से बेड पर लेटते हुए कहा, तो कर लें शादी मेरी बला से, मुझे क्या। अलीजा गुस्से में बोलती अपनी जगह पर जाकर लेट गई। साहब ने भी मुस्कुराते हुए आंखें मूंद लीं। एक नए दिन का आगाज हो चुका था। परिंदे रब की सना पड़ रहे थे और एक चिड़िया अपने चिड़े को उठाने में मसरूफ थी, जो आज उठने का नाम नहीं ले रहा था। उठ जाएं, क्या हो गया है आपको? आज ऑफिस नहीं जाना क्या? तुम्हें कब से कह रहा हूँ मेरा नाम लेकर उठाओ, तुम ले ही नहीं रही हो। साद ने बेड पर लेटे लेटे ही कहा, भाई क्या हो गया है, मुझसे नहीं लिया जाता ना नाम। अलीजे ने बेजारी से कहा, ठीक है मत लो नाम, बात भी मत करना अब मुझसे। साद गुस्से में बेड से उठकर वॉशरूम में चला गया। हाय ये तो जिन बन गए। अलीजा सब सर पकड़कर वहीं बेड पर बैठ गई। फिर थोड़ी देर बाद खुद ही उठकर रूम से बाहर निकल गई। सुने मक्खन दीजिएगा, अलीजा ने साद को कहा। साथ बेनियाजी से खाना खाता रहा। सुने मक्खन दे दें, अलीजा ने दोबारा कहा। साथ बेटा सुन नहीं रहे हो, वो बच्ची कब से तुमसे मक्खन मांग रही है। कौसर बेगम ने भी साथ को डांटा। मुझे आवाज नहीं आ रही मम्मा, साथ ने नाश्ते में मसरूफ होते कहा। जयान तुम दे दो बेटा, साथ को तो ऐसे लग रहा है इसने नाश्ता छोड़ा तो नाश्ता भाग जाएगा। कौसर बेगम की बात पर सब हंस पड़े। साथ मुंह बनाकर बैठा रहा। ओके मम्मा मैं जा रहा हूँ, खुदा हाफिज। साथ राहदारी की तरफ चल दिए। सुने बात तो सुने मेरी, अलीजे पीछे से आवाज देती रह गई, पर साथ ने एक नहीं सुनी। क्या हुआ है ये भाई को सुबह सुबह क्यों मुंह फुलाए घूम रहे हैं? ध्यान ने परेशान सी खड़ी लीदे से सवाल किया। छोड़े भाई, आप पेन ला देंगे, कल मैं लेना भूल गई। हाँ क्यों नहीं गुड़िया, ला दूंगा, ध्यान ने प्यार से कहा। ओके मम्मा खुदा हाफिज। ध्यान भी चला गया, अनेक भी चला गया था। अलीजे जी मम्मा। बेटा ये साथ को क्या हुआ है, क्यों नाराज है तुमसे? मम्मा वो मुझसे कह रहे थे मैं उनका नाम लूं, मुझसे नहीं लिया जाता, मैं क्या करूं? अलीजे ने कौसर बेगम को सारी बात बता दी। बेटा वो तुम्हारा शोहर है, अगर वो तुम्हारी जुबान से अपना नाम सुनना चाहता है तो ले लो नाम। कौसर बेगम ने प्यार से अलीजे को समझाया। मम्मा वो मुझसे इतने बड़े हैं, मैं कैसे लूं नाम उनका? अलीजा ने दुपट्टे का कोना उंगली में लपेटते हुए कहा। अरे पागल लड़की, बड़ा है तो क्या हुआ, शोहर है तुम्हारा, कोई बात नहीं, तुम ले सकती हो इसका नाम। और फिर साथ खुद चाहता है कि तुम इसका नाम लो। और फिर जो बीवियां शोहर की फर्मा बरदार होती हैं, वही दुनिया के वही इनके दिलों पर चढ़ती हैं। कौसर बेगम ने प्यार से अलीजे का गाल थपथपाया। अच्छा मम्मा मैं कोशिश करूंगी।
अलीज़ा ने सर झुका लिया। पूरे दिन इसने अपने कॉलेज का बैग सेट किया, कपड़े प्रेस किए, अपना सारा सामान तैयार किया। शाम हो गई थी। कौसर बेगम के घर की रौनकें एक-एक करके घर आ गई थीं। साथ के आते ही अलीज़ा ने फर्माबरदार बीवी की तरह साथ के कपड़े निकालने के लिए अपने कदम रूम की तरफ बढ़ा दिए। "अरे! ये क्या कर रहे हैं? मैं निकाल देती हूँ कपड़े।" साथ को कपड़े निकालते देख अलीज़ा जल्दी से साथ के पास आ गई। "पीछे रहो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी खिदमतें।" साथ ने गुस्से में कहा और फिर से अपने काम में मसरूफ़ हो गया। अलीज़ा खामोश खड़ी साथ को देखती रही। "क्या करूँ? कैसे लूँ इनका नाम? कैसी मुसीबत में फँस गई हूँ मैं?" धड़म की आवाज़ से अलीज़ा अपनी सोचों की दुनिया से बाहर निकली। साद ने वॉशरूम का दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बंद किया कि अलीज़ा काँप गई। अलीज़ा सर झटक कर रूम से बाहर निकल गई। सबने खाना खाया, बातें की, मूवी देखी मज़े से, फिर अपने-अपने कमरों में चले गए। "कहाँ हो तुम? कहाँ ढूँढूँ तुम्हें? ज़ोर से रोज़ इस आइसक्रीम पार्लर जाती हो, शायद तुम मिल जाओ, पर मिलते नहीं। कहाँ मिलोगे? मैं भी तुम्हारे साथ हँसना बोलना चाहती हूँ, तुम्हारी हँसी से इश्क हो गया है मुझे, प्लीज़ कहीं तो मिल जाओ अब।" इसकी आँखों में आँसू आ गए थे। वो मोबाइल में मौजूद अनेक की तस्वीर देखकर इससे बातें कर रही थी, जैसे वो तस्वीर अभी इसको अनेक का पता देगी। वो अपने मोबाइल को अपने सीने से लगाए लेट गई। इसकी आँखों से निकलते आँसू इसके तकिए में जज़्ब हो रहे थे। अनेक को याद करते-करते वो कब सोई इसे पता नहीं चला। साथ भी रूम में आकर अपनी जगह पर लेट गया। कैसे बात करूँ? ये तो मेरी तरफ पुश्त करके लेट गए हैं। अलीज़ा को साथ से कुछ बात करनी थी और वो अलीज़ा की तरफ पुश्त करके लेट गया था। सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अलीज़ा ने हिम्मत करके साथ को मुखातिब किया। मुँह फैलाए लेटा रहा। प्लीज़ मेरी बात तो सुन लें, अलीज़ा ने इल्तिजा की। साद पर कोई असर नहीं हुआ। साद अलीज़ा मिनमिनाई। साद ने सुन लिया था लेकिन जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा। "साद प्लीज़ मेरी बात सुनें।" अलीज़ा इस दफ़ा थोड़ी ऊँची आवाज़ में गोया हुई। साद अभी भी खामोशी से लेटा था। अलीज़ा को तो अब गुस्सा ही आ गया था। "साद मेरी बात सुनें।" अलीज़ा ने साद का बाजू पकड़कर ज़ोर से खींचा और साद का रुख अपनी तरफ किया। "जी बोलें बेगम।" साद ने मुस्कुराते हुए कहा। "भई ऐसे नहीं बोलें।" अलीज़ा ने चिढ़ कर कहा। "तो कैसे बोलूँ?" साद ने भी अलीज़ा की नकल उतारी। "भई क्या बात है? क्या है? मेरी बात सुन लेना।" "जी बोले ना।" साद ने तो आज अलीज़ा को ज़िद करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया। "प्लीज़" अलीज़ा ने इल्तिजा की। "अच्छा बोलो क्या बोलना है?" साद ने लेटे-लेटे ही पास बैठी अलीज़ा को कमर से पकड़कर अपने और करीब किया। अलीज़ा के हाथ में पसीने आ गए थे, नज़रें शर्म से झुक गई थीं, चेहरा सुर्ख हो गया था। अलीज़ा में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि साद का हाथ पकड़कर हटा दे। "बोलो क्या बोलना है?" साद ने खामोश बैठी अलीज़ा से कहा। "ऐसे करेंगे तो कैसे बोलूँगी?" अलीज़ा ने नज़रों के साथ गर्दन भी झुका ली। अल्फ़ाज़ ऐसे अदा किए जैसे कोई छोटा बच्चा बोलना सीख रहा हो। "मैं तो ऐसे ही करूँगा, तुम्हें जो बात करनी है वो करो।" साद अभी भी ढीठ बना रहा और अलीज़ा की गैर होती हालत के मज़े लेता रहा। साद को ढीठ बना देख अलीज़ा ने हार मान ली और अपनी बात कहना शुरू की। "वो सुबह मैं कॉलेज कैसे जाऊँगी?" नज़रें अब भी झुकी थीं। "मेरी जान, मैं किस मर्द की दवा हूँ? मैं लेकर जाऊँगा अपनी जान को।" साहब ने लीजे का चेहरा ठोड़ी से पकड़कर ऊपर करते हुए कहा। "आप तो ऑफ़िस जाएँगे ना?" लीजे ने दोबारा नज़रें झुका लीं। "जाऊँगा, लेकिन सुबह तुम्हें कॉलेज छोड़ते हुए जाऊँगा और दोपहर को जब तुम्हारी छुट्टी होगी तब हमारा लंच टाइम होता है, तो मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा।" साहब ने लीजे को पूरा प्लान बताया। ठीक है, अब मैं सो जाऊँ?" सो जाओ।" साद ने अलीज़ा को अपने ऊपर गिराया और इसका सर अपने सीने पर रखकर इसे अपनी बाहों के सहारे में ले लिया। साद के इस अमल से अलीज़ा बौखला कर रह गई। "साद ये क्या कर रहे हैं? छोड़ें मुझे।" अलीज़ा ने साद की गिरफ्त में फड़फड़ाते हुए कहा। "सो जाओ खामोशी से और आदत डाल लो ऐसे सोने की अब। हम रोज़ाना ऐसे ही सोएँगे।" साद ने अलीज़ा को मज़ीद खुद में भींचा। अलीज़ा कोशिश के बावजूद खुद को ना छुड़ा पाई। तो साद के सीने पर ही सर रखकर सो गई। "अलीज़ा उठ जाओ, सुबह हो गई है।" साद अलीज़ा के बालों में उँगलियाँ चला रहा था और इसे उठा भी रहा था, जो इसके सीने पर सर रखकर बड़े मज़े से अपनी नींद पूरी कर रही थी। "जानेमन उठ जाओ, कितना सोओगी?" साद ने प्यार से कहा। "सोने देना," अलीज़ा ने नींद में कहा। "अच्छा तो मुझे उठने दो फिर।"
اٹھ جائیں تو میں نے کب منع کیا ہے؟ علیزے نے نیند میں ہی جواب دیا۔ تم میرے اوپر سے ہٹو گی تو اٹھوں گا نا میں۔ علیزے نے ہلکی سی آنکھ کھولی، خود کو آدھا سعد کے اوپر پایا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ سعد اسی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ سعد سے نظریں چراتی اپنا یونیفارم اٹھا کر واش روم میں بھاگ گئی۔ پیچھے سعد اس کی جلد بازی پر ہنستا رہ گیا۔ کچھ دیر بعد علیزے گیلے بال لے کر کالج یونیفارم میں واش روم سے نکلی۔ علیزے کے سنہرے بال جن سے پانی ٹپک رہا تھا، علیزے کی شفاف دودھیا رنگت جو نہانے کے باعث اور چمک گئی تھی، سعد کا دل بے ایمان کر رہی تھی۔ سعد بے خود سا بیڈ سے اٹھا اور شیشے کے سامنے کھڑی خود کو سنوارتی علیزے کی کمر میں ہاتھ ڈال کر پیٹ پر لے گیا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ سعد کی اس حرکت پر علیزے کے ہاتھ سے کنگا چھوٹ کر زمین بوس ہوا تھا۔ علیزے پھٹی پھٹی آنکھوں سے سعد کا اور اپنا عکس آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اب تم ایسے روپ میں میرے سامنے آؤ گی تو میرا دل تو بے ایمان ہونا ہے نا پھر؟ سعد علیزے کے کندھے پر تھوڑی رکھ کر آنکھوں میں جو محبت کی چمک لیے بولا۔ علیزے کی شرم سے نظریں جھک گئی تھیں۔ چھوڑیں مجھے، علیزے نے دبا دبا سا احتجاج کیا۔ بھئی ناشتہ؟ ذیان کے الفاظ سعد اور علیزے کو دیکھ کر منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ وہ دونوں ایک دم سے پیچھے ہوئے تھے۔ اوہو، رومانس چل رہا تھا۔ ذیان نے شرمندہ ہونے کے بجائے ان دونوں کو ہی شرمندہ کر دیا۔ ذیان کی لاپرواہی پر سعد کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے تھے۔ نوک کر کے نہیں آ سکتے تھے؟ سعد نے کڑے تیوروں سے کہا۔ اب مجھے کیا معلوم یہاں رومانس سین چل رہا ہے، نہیں تو میں پوچھ کر آتا۔ علیزے بیچاری شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ تمہیں شرم آتی ہے ذرا سی اپنی حرکت پر؟ شرمندہ ہونے کی بجائے ڈٹھائی سے مجھ سے بحث کر رہے ہو؟ سعد نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا۔ بھائی شرم کیا ہوتی ہے؟ بازار میں ملتی ہے کیا؟ ذیان نے دانت دکھاتے ہوئے کہا۔ جب سرے عام میں تمہاری پینٹ اتاروں گا نا، جو اس وقت تمہیں آئے گی نا، اس کو کہتے ہیں شرم۔ سعد نے غصے سے کہا۔ بھائی اتنا غصہ نہیں کریں، ناشتہ کر لیں آ کر، ذیان نے ہنستے ہوئے کہا اور روم سے چلا گیا۔ تم نے رات کو دروازہ لاک نہیں کیا تھا؟ سعد کا رخ اب علیزے کی طرف تھا۔ وہ میں بھول گئی تھی، علیزے نے گھبراتے ہوئے جواب دیا۔ آئندہ خیال رکھنا۔ سعد واش روم میں چلا گیا۔ علیزے نے گہری سانس لی۔ ذیان بھائی میں چھوڑوں گی نہیں آپ کو، بے شرم کہیں کے۔ علیزے نے ذیان کو اپنی سوچوں میں باتیں سناتی پھر سے بال بنانے میں مصروف ہو گئی۔ کچھ دیر بعد دونوں تیار ہو کر روم سے باہر نکل گئے۔ سب کھانے کی میز پر بیٹھے تھے۔ سعد علیزے بھی بیٹھ گئے۔ بیٹا آج اتنی دیر میں آئے ناشتے کے لیے؟ کوثر بیگم نے پیار سے پوچھا۔ وہ مما آنکھ دیر سے کھلی تھی۔ سعد نے جھوٹ بولا۔ بھائی جھوٹ تو نہ بولے، رومانس چل رہا تھا صبح صبح دونوں میاں بیوی کا۔ ذیان نے شرم کے مارے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ لگتا ہے تمہیں شرم دلانے کے لیے مجھے تمہاری سرعام پینٹ اتارنی پڑے گی۔ سعد نے ذیان کو گھورا۔ نہیں میری پیاری بہن، میرے ساتھ ایسا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ کیوں علیزے؟ صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ ذیان نے علیزے کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ صحیح کہہ رہے ہیں ذیان بھائی، میں نہیں دیکھ سکتی، اس لیے میں اپنی آنکھیں بند کر لوں گی۔ علیزے نے بھی سعد کا پورا پورا ساتھ دیا۔ ذیان منہ کھولے علیزے کو دیکھ رہا تھا۔ باقی سب علیزے کی بات پر ہنس رہے تھے۔ مجھے لگتا ہے ذیان کی بھی شادی کروا دینی چاہیے، میں نے تو لڑکی بھی دیکھ لی ہے۔ کوثر بیگم نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ کیا سچ میں؟ آخر آ ہی گیا آپ کو میری شادی کا خیال؟ ذیان نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ مما لڑکی کون ہے؟ انیک نے بےتابی سے پوچھا۔ وہ ہے نا سائمہ اپنی گلی میں جو رہتی ہے، اس سے۔ کوثر بیگم کی بات پر سب ہنس دیے، کیونکہ سب کو پتا تھا ذیان سائمہ سے بہت چڑھتا ہے۔ مما اس آوارہ سے تو میں کبھی شادی نہ کروں، ذیان نے سخت سنجیدگی سے کہا۔ ذیان بری بات، تمہیں نہیں کرنی شادی تو مت کرو، کسی کی بیٹی کے بارے میں ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ میں تو ویسے بھی مذاق کر رہی تھی۔ کوثر بیگم نے ذیان کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ مما آپ نہیں جانتی اس کو، وہ ہر روز نئے لڑکے کے ساتھ دیکھتی ہے مجھے۔ میرے آفس کے باہر ایک ریسٹورینٹ ہے، وہاں ایسے ہی لڑکیاں آتے ہیں، وہ اکثر ہوتی ہے وہاں اور لڑکے کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ ذیان نے سائمہ کے کردار کا ایک روپ سب کو دکھایا۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، ناشتہ کر لیا تو اپنے اپنے کام پر جاؤ۔ کوثر بیگم نے بات ختم کر دی۔ اوکے مما، خدا حافظ۔ انیک سب سے پہلے اٹھا، اس کے پیپر ہونے والے تھے، اسی لیے سب سے پہلے اسے جانے کی یاد آئی۔ میں بھی چلتا ہوں، خدا حافظ۔ ذیان بھی اٹھ گیا۔ علیزے چلیں؟ جی چلیں۔ وہ عبایا میں نے تمہیں الماری میں رکھنے کے لیے دلایا ہے؟ سعد نے علیزے سے سختی سے پوچھا۔ جی وہ میں بھول گئی تھی، ابھی پہن کر آتی ہوں۔
علیزہ اٹھ کر روم میں چلی گئی۔ سعد علیزہ کو تم چھوڑو گے تو یہ آئے گی کس کے ساتھ؟ کوثر بیگم کو علیزہ کی فکر ہوئی۔ ماما میں آفس سے لینے چلا جاؤں گا علیزہ کو، پھر اس کو گھر چھوڑ کر واپس آفس چلا جاؤں گا، سعد نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ کوثر بیگم کچن میں چلی گئی۔ علیزہ ہو گئی ریڈی؟ سعد نے روم کا دروازہ کھولتے ہی پوچھا۔ جی ہو گئی۔ علیزہ پیچھے مڑی۔ سعد کی آنکھیں علیزہ کا چہرہ حفظ کر رہی تھیں۔ بلیک کلر کا عبایا، اس پر بلیک کلر کا اسکارف سر پر لپیٹا ہوا تھا۔ علیزہ کا دودھیا چہرہ الگ ہی نظر آ رہا تھا۔ سعد آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا علیزہ کے مقابل کھڑا ہو گیا، ہاتھوں کے پیالے میں علیزہ کا چاند سا چہرہ تھاما اور اس کے ماتھے پر محبت سے بوسہ دیا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ سعد نے علیزہ کی آنکھوں میں دیکھ کر اس کی تعریف کی۔ علیزہ نے شرما کر نظریں جھکا لیں۔ چلو چلتے ہیں۔ سعد علیزہ کا ہاتھ تھام کر روم سے نکل گیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ آؤ میں چھوڑ دوں۔ میں نے آپ سے کتنی دفعہ کہا ہے میرا راستہ مت روکا کریں۔ دعا نے غصے سے سرخ ہوتے ہوئے کہا۔ تم میری بات مان لو، مجھ سے شادی کے لیے مان جاؤ، پھر تنگ نہیں کروں گا۔ عاصم نے خباثت سے کہا۔ مجھے نہیں کرنی تم سے شادی۔ کیوں تنگ کرتے ہو مجھے؟ میں تم جیسے شرابی جواری سے کبھی شادی نہیں کروں گی۔ دعا تیز آواز میں گھرائی۔ آس پاس کے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ کیا ہوا بیٹا؟ یہ لڑکا تنگ کر رہا ہے؟ ایک ڈھیر عمر آدمی نے دعا سے پوچھا۔ دعا کی خوبصورت آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ جی یہ مجھے تنگ کر رہا ہے، دعا نے نم آنکھوں سے جواب دیا۔ عاصم لوگوں کو اپنی طرف آتا دیکھ اپنی بائک اسٹارٹ کر کے بھاگ گیا۔ دعا آنکھوں میں آنسو لیے شکریہ کا کلمہ پڑھتی اپنی منزل کی طرف چل دی۔ چلو جاؤ اندر، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ سعد اور علیزہ کالج پہنچ گئے تھے، لیکن علیزہ گھبرا رہی تھی۔ وہ کار سے ہی نہیں اتر رہی تھی۔ سعد مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ علیزہ کے چہرے پر ڈر نظر آ رہا تھا۔ ارے جانے من، ڈرنے کی کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، پہلا دن ہے تو تھوڑی پرابلم ہوگی تمہیں، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سعد نے پیار سے علیزہ کو سمجھایا۔ میرا ایڈمیشن کب کا ہوا ہے اور میں اب جا رہی ہوں، ٹیچر ڈانٹے گی مجھے۔ علیزہ نے معصوم بچی کی طرح بولا۔ گھبراؤ نہیں تم، اپنی پرابلم بتانا، پھر نہیں ڈانٹے گی، پریشان مت ہو، انشاءاللہ سب اچھا ہوگا۔ چلو اب اندر جاؤ، میں بھی لیٹ ہو رہا ہوں۔ سعد نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ علیزہ کار کا دروازہ کھول کر اترنے والی تھی، سعد کی آواز سن کر رک گئی۔ جی یہ پیسے رکھو۔ سعد نے علیزہ کے ہاتھ میں پیسے تھماتے ہوئے کہا۔ یہ پیسے کیوں؟ علیزہ نے سوالیہ نظروں سے سعد کو دیکھا۔ بریک ٹائم میں تم سب کے منہ دیکھتی ہوئی اچھی نہیں لگو گی، تو تم بھی کچھ کھا لینا۔ سعد نے علیزہ کو سنجیدگی سے جواب دیا، پھر علیزہ کے چہرے کے تاثرات دیکھنے لگا۔ علیزہ نے بات پر غور کیا کہ سعد اس کو ڈھکے چھپے لفظوں میں ندیدی کا لقب دیا ہے۔ سعد آپ کو میں ایسی لگتی ہوں؟ سعد نے زور سے کہکا لگایا تھا۔ مذاق کر رہا تھا میری جان، سعد نے ہنستے ہوئے کہا۔ جا رہی ہوں میں۔ علیزہ منہ بنا کر باہر نکل گئی۔ علیزہ جیسے ہی کالج کے اندر داخل ہوئی، سعد آفس کے لیے روانہ ہو گیا۔ علیزہ اپنی کلاس تلاش کر رہی تھی، پر اسے مل نہیں رہی تھی۔ ایکسکیوز می، علیزہ نے پاس سے گزرتی ایک لڑکی کو آواز دی۔ اس لڑکی کے حلیے سے لگ رہا تھا وہ امیر لڑکی ہے۔ اس نے کندھے پر شولڈر بیگ لٹکایا ہوا تھا، بال کی اونچی پونی بندھی ہوئی تھی۔ اسٹیپ کٹنگ ہیئر سٹائل کی وجہ سے پونی میں سے بال نکلے ہوئے تھے۔ اچھا، اسٹیپ کٹنگ ہیئر سٹائل کی وجہ سے پونی میں سے بال نکلے ہوئے تھے، جو بار بار اس کے چہرے کو چوم رہے تھے۔ درمیانہ قد، تیکھی نکوش، پتلے پتلے ہونٹ، کالے بال، سنہری رنگت، وہ لڑکی بھی خوبصورتی میں علیزہ سے کچھ کم نہیں تھی۔ جی بولو، لڑکی نے مہذب انداز میں پوچھا۔ جی میرا فرسٹ ڈے ہے اور مجھے اپنی کلاس نہیں مل رہی، آپ بتا دیں گی فرسٹ ایئر کی کلاس کون سی ہے؟ علیزہ نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ اس لڑکی کو اپنے سامنے کھڑی معصوم سی لڑکی بہت پیاری لگی۔ ارے سسٹر گھبراتی کیوں ہو؟ آؤ ساتھ چلتے ہیں، میں بھی فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ اس لڑکی نے علیزہ کا ہاتھ تھاما اور علیزہ کو اپنے ساتھ لے کر چلنے لگی۔ علیزہ حیران پریشان اس کو تک رہی تھی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اس لڑکی نے دوستانہ لہجے میں پوچھا۔ علیزہ نام ہے میرا۔ پیارا نام ہے، میرا نام رضا ہے۔ اس لڑکی نے علیزہ کو اپنا نام بتایا۔ دونوں کلاس تک پہنچ گئی تھیں۔ تم میرے ساتھ بیٹھو۔ علیزہ کو سیٹ کی تلاش میں نظر دوڑاتے دیکھ کے رضا نے فوراً آفر دی۔ علیزہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ علیزہ تم اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ رضا نے علیزہ کی گھبراہٹ نوٹ کر لی تھی۔ وہ میں کلاسز اسٹارٹ ہونے کے اتنے دن بعد آئی ہوں، ٹیچرز مجھے بہت ڈانٹیں گی، علیزہ نے آہستہ آواز میں جواب دیا۔ ارے گھبراؤ نہیں یار، میں خود ایک ہفتے پہلے آئی ہوں، تھوڑا سا ڈانٹیں گی بس۔ رضا نے علیزہ کا ڈر دور کرنا چاہا۔ علیزہ سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ گڈ مارننگ میم۔ مس نسیم کے کلاس میں داخل ہوتے ہی ساری لڑکیوں نے ان کو سلام کیا۔ گڈ مارننگ، سٹ ڈاؤن۔
मिस नसीम ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, ओपन योर इंग्लिश बुक। मिस नसीम ने सब लड़कियों पर तायराना नजर डालते हुए कहा। इनकी नजर एक लड़की पर आकर रुकी, डरी सहमी अलीजे पर। स्टैंड अप। मिस नसीम ने अलीजे को देखते ही कहा। अलीजे ने मिस नसीम को खुद का जायजा लेते हुए देख लिया था। वो मिस नसीम के आवाज पर खड़ी हो गई। मिस नसीम 40 साल की बारोब खातून थी और दिल से काफी नरम थी। आप कहाँ थी इतने दिनों से? आज पहली बार नजर आई हैं आप मुझे क्लास में। मिस नसीम ने नजरें झुकाए खड़ी अलीजे को घूरते हुए कहा, मैम वो मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। अलीज़ा कहते के साथ रोने लगी। आज फिर इसे अपने माँ बाप याद आ गए थे। मुझे बहुत अफसोस हुआ बेटा, ऐसे रोते नहीं, बस खामोश हो जाओ। अल्लाह आपको सब्र दे। मिस नसीम ने प्यार से अलीज़ा को चुप करवाया। चले आप बैठे, अब आप रेगुलर आएंगी कॉलेज, ओके? जी मैम। अलीज़ा वापस सीट पर बैठ गई। यार तुम्हारे पेरेंट्स? नहीं, बहुत अफसोस हुआ सुनकर। लेकिन तुम किसके साथ रहती हो? रिदा अलीजे के कान में घुसी से पूछ रही थी। चुप हो जाओ, मैम ने देख लिया तो क्लास से बाहर निकाल देंगी। अलीजे ने रिदा को आंखें दिखाते हुए कहा। अच्छा ठीक है, ब्रेक टाइम में बताना। रिदा ने अलीजे के कान में सरगोशी की और अपना काम में लग गई। अलीजे दिल ही दिल में सोच रही थी, अब क्या बताए इसको, ये तो मजाक उड़ाएगी। मेरी शादी हुई हुई है। दोनों ने सारा दिन अपनी क्लास अटेंड की, फिर ब्रेक टाइम में कैंटीन आकर बैठ गई। चलो बताओ अलीजे, तुम किसके साथ रहती हो? रिदा ने बेचैनी से पूछा, क्योंकि इसको लग रहा था अलीजे के साथ किसी कार्टून मूवी की प्रिंसेस की तरह हुआ है। जैसे इसके माँ बाप मर जाते हैं वो अपनी आंटी के साथ रहती है, इस पर जुल्म होता है, वैसे ये अलीजे के साथ होता है। यार बताओ ना, अब तो हम दोस्त बन गए हैं ना, बताओ प्लीज। रिदा बच्चों की तरह अलीजे से जिद कर रही थी। अलीजे खामोश बैठी सोच रही थी रिदा को अपने बारे में बताए या नहीं। बोलो अलीजे प्लीज यार, बताओ यार। मैं अपने शोहर के साथ रहती हूँ, अलीजे ने धीमे लहजे में कहा। क्या तुम शोहर के साथ रहती हो? इतनी थी तो हो तुम, तुम्हारी शादी हो गई, लेकिन हुई कैसे शादी, या पहले ही हो चुकी थी? नहीं, तुम्हारा बचपन में तो तुम्हारे किसी कजन से तो निकाह नहीं हो गया था? रिदा ने अलीजे का जवाब सुनकर सवालों की बारिश कर दी। अलीजे खामोश बैठी रिदा को घूर रही थी। ओ सॉरी, मैं ज्यादा बोल गई, रिदा ने मुस्कुराते हुए कहा। अब बता भी दो यार पूरी बात, नहीं तो मेरे पेट में दर्द होता रहेगा। चलो ना यार बताओ, मुझे तुम्हारी जिंदगी किसी नॉवल की हीरोइन की तरह लग रही है। चलो जल्दी बताओ। अलीजा ने गहरी सांस ली, फिर रिदा को अपनी सारी कहानी सुना दी। रिदा तो अलीजा की कहानी ऐसे सुन रही थी वो किसी रोमांटिक मूवी का सीन सुना रही हो। वाओ यार अलीजे, तुम्हारे घर वाले कितने प्यारे, कितने अच्छे प्यार करने वाले हैं। तुम्हारे देवर, इनकी शरारतें सुनकर मेरा दिल कर रहा है मैं भी शादी कर लूं, फिर मेरे देवर भी मेरे साथ ऐसे ही हंसी मजाक करेंगे, पता है? अलीजे, मेरी दिली ख्वाहिश है अभी से नहीं, हमेशा से, जैसे तुम रहती हो ना अपने घर वालों के साथ, ऐसे ही हंसता खेलता घर मेरा भी हो। रिदा ने अपने दिल की ख्वाहिश अलीजे को बताई। अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं दुआ करूंगी तुम्हें वैसा ही ससुराल मिले जैसा तुम चाहती हो। अलीजा ने रिदा का हाथ थामते हुए कहा। हाँ, कहीं मिल ही ना जाए, मेरे पापा तो अपने बिजनेस पार्टनर के बेटे फारूक के साथ मेरी शादी करवाने के चक्कर में है। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद वो बंदा, खड़ूस कहीं का। इसकी हर बात बिजनेस से शुरू होती है और बिजनेस पर खत्म होती है। फालतू आदमी कहीं का। ऐसा लगता है वो खाता पीता भी अपने ऑफिस की फाइल्स है जो हर वक्त इसके दिमाग में चलती रहती है। मैं तो कभी ना करूं शादी इस इंसान नमक कंप्यूटर से। रिदा ने अपने दिल की सारी भड़ासें निकाल दी, जैसे वो कितने दिनों से इतना कुछ अपने दिल में लिए बैठी थी। एक दोस्त मिलते ही इसने अपना दिल खोल के रख दिया। रिदा खुले दिमाग की लड़की थी, हर किसी के साथ जल्दी घुल मिल जाती थी, लेकिन अपने दिल की बात किसी से शेयर नहीं करती थी। अलीजे की कहानी सुनकर रिदा को लगा अलीजे ही इसकी सच्ची दोस्त बन सकती है, इसलिए इसने अपने दिल की सारी बात बता दी। रिदा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? अलीजा भी रिदा से काफ़ी हद तक घुल मिल चुकी थी, तो वो भी इसके बारे में पूछने लगी। मेरे घर में मॉम, डैड, मैं और बहुत सारे नौकर जो सारा दिन मेरे आगे पीछे घूमते हैं। मैडम खाना खा लें, मैडम आपके कपड़े प्रेस हो गए हैं, मैडम ये काम हो गया, मैडम वो काम हो गया, बस यही होता है सारा दिन। रिदा ने बेजारी से कहा। वाह रिदा, कितना अच्छा लगता होगा तुम्हें, तब तुम्हारे आगे पीछे घूमते हैं। अलीजा ने खुश होकर पूछा। नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद ये सब। मैं तो चाहती हूँ मेरी मॉम मेरे पीछे लगे, बेटा खाना खा लो, बेटा तुमने पढ़ाई की, मेरे डैड मुझसे कहें आज मैं अपनी बेटी को शॉपिंग करवा
कर लाऊंगा। आज मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगा। रिदा ने बड़ी हसरत से कहा। तो क्या ऐसा नहीं होता? अलीजा ने हैरानगी से कहा। नहीं, ऐसा नहीं होता। मोम और डैड दोनों ही ऑफिस जाते हैं और वही के होकर रह जाते हैं। मैं तो सारा दिन नौकरों के साथ गुजारती हूँ। रात को जब मॉम डैड आते हैं तब रात के खाने पर इनसे बातचीत होती है। अलीजा, तुम बहुत लकी हो, तुम्हारे पास इतने रिश्ते हैं, लेकिन मेरे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। रिदा ने उदासी से कहा। रिदा, तुम उदास नहीं हो, तुम जब चाहो मेरे घर आ सकती हो। अलीजा से रिदा का उदास चेहरा नहीं देखा गया। क्या सच में तुम्हारे घर वालों को बुरा तो नहीं लगेगा? रिदा ने खुशी से अलीजा के दोनों हाथ थामे। नहीं भाई, किसी को बुरा नहीं लगेगा। ठीक है, मैं जरूर आऊंगी, रिदा ने खुशी से कहा। लेकिन पहले तुम मुझे अपने इन से मिलवाओगी। रिदा ने मानी खेदी से कहा। इन कौन? रिदा की बात अलीजे के सर पर से गुजर गई। क्या यार, इतनी मासूम क्यों हो तुम? रिदा ने अलीजे के गाल खींचते हुए कहा। हटो यार, क्या कर रही हो? मतलब बताओ मुझे। अलीजे ने चिढ़ कर कहा। अरे यार, अपने हस्बैंड से कब मिलवाओगी? रिदा ने अब सीधी तरह कहा। इनसे कल मिलवाऊंगी। अलीजे ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, अब हमारी क्लास का टाइम हो गया, चलो, रिदा ने उठते हुए कहा। दोनों बातें करती हुई क्लास में चली गईं। साहब, आपको पता है आज मैंने एक दोस्त बनाई, वो बहुत अच्छी है। हम आज सारा दिन साथ रहे, खूब बातें की, बहुत अच्छा लगा मुझे। सारा डर दूर हो गया मेरा रिदा सारा डर दूर हो गया मेरा। रिदा बहुत अमीर लड़की है, लेकिन इसमें अमीरों जैसी एक बात भी नहीं। जैसे अनेक भाई कहते हैं ना, अमीर लड़कियां नकचड़ी होती हैं, सीधे मुंह बात भी नहीं करती। पर रिदा बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छे से बात करती है मुझसे। क्या हुआ साद, आप कुछ बोल नहीं रहे? अलीजा ने खामोशी से ड्राइव करते साथ को कहा। जब से तुम्हें कॉलेज से पिकअप किया है तब से तुम रिदा के नाम की माला जप रही हो। तुम चुप होगी तो मैं कुछ बोलूंगा ना? साहब ने संजीदगी से कहा। लेकिन तुम्हारी ये पटर पटर मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी। 10 रुपए की और करके दिखाना। साद ने हंसते हुए कहा। साद, आप भी ना? अलीदे ने खफगी से कहा। हाय, जब तुम्हारी जुबान से अपना नाम सुनता हूं ना तो ऐसे लगता है दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत नाम मेरा है। साद ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा ना भाई, जल्दी चले, मुझे भूख लग रही है। अलीदीन ने नजरें झुकाकर कहा। ओके बेगम साहिबा। साद ने ताबेदारी दिखाई। साद अलीदे को छोड़कर वापस ऑफिस चला गया। रिदा आज भी घर लौटी तो रोज की तरह आज भी इसको घर में नौकर ही नजर आए। वो थके थके कदमों से रूम में चली गई, फ्रेश होकर बेड पर लेट गई। इतने में दरवाजा नॉक हुआ। मुझे अभी भूख नहीं है। रिदा को पता था कोई नौकर इससे खाने का पूछने आया होगा, इसीलिए इतने लेटे लेटे ही हाँक लगाई। नौकर ओके, नौकर ओके मैडम कहकर चला गया। अलीदे ने सारा दिन अपना अधूरा काम मुकम्मल करने में लगा दिया। रिदा ने इसको सारे टॉपिक बता दिए थे जो टीचर ने पढ़ाए थे। वो अपने नोट्स बनाने में मसरूफ थी, लेकिन साथ के आने का वक्त हुआ तो इसने जल्दी जल्दी सारा सामान रखा और अच्छी बीवियों की तरह अपना हुलिया दुरुस्त करके अपने मिजाजी खुदा की राह तकने लगी। फिर थोड़ी देर बाद घर के दो शैतान नाजिल हो चुके थे, जबकि जिनका इंतजार अभी हो रहा था तभी बेल बजी और अलीदे भागने के अंदाज में गेट तक पहुंचे। गेट गेट खोलते ही सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम, अलीदे ने खुशी से चहकते हुए कहा। अलीदे की आंखों में अपने आने की खुशी देखकर साथ की सारी थकन उतर गई। साथ को उम्मीद नहीं थी अलीदे इतनी बेसब्री से इसका इंतजार कर रही होगी, क्योंकि अलीदे ने दरवाजा खोलने में सेकंड भी नहीं लगाया था। ऐसे क्या देख रही हैं, चलें अंदर। साथ को मोहब्बत भरी नजरों से देखता पाकर अलीदे ने शर्माते हुए कहा। चलो। साथ मुस्कुराते हुए अपनी छोटी सी जान को देखा, फिर अंदर आ गया। अलीदे भी दरवाजा बंद करती इसके पीछे आ गई। आज मेरी बहन बड़ी चहक रही है, क्या बात है? ज़ियान ने लिधे के रुई रुई जैसे गाल पकड़ते हुए कहा। ज़ियान भाई क्या कर रहे हैं? मैं बच्ची नहीं हूँ। अलीदी ने चिढ़ते हुए ज़ियान के हाथ झटक दिए। बुरी बात भाई, तुम भूल गए, अब ये हमारी भाभी है। अनेक ने भी अपनी टांग अड़ानी जरूरी समझी। साथ देखे ना, ये मुझे तंग कर रहे हैं। लीजा ने बच्चों की तरह साथ से शिकायत की। अरे भाई, तुम लोग मेरी मासूम बीवी को तंग नहीं करो। साथ ने ध्यान अनेक को मसनूई गुस्सा दिखाया। अच्छा भाई, नहीं करेंगे। ध्यान अनेक ने हाथ उठाते हुए कहा। कौसर बेगम 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 अब
आपस में हँसता-खेलता देखकर बहुत खुश हुईं, खासकर अलीज़ा और साद को। इन दोनों ने ही अपना रिश्ता कबूल कर लिया था। दोनों पहले की तरह हँसने-बोलने लगे थे। उन्होंने दूर से ही अलीज़ा साद की बलाएँ ली थीं, पर जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ इम्तिहान भी होता है। इस इम्तिहान से अभी इन्हें गुज़रना था। "ये तुम इतनी दूर क्यों लेटी हो मुझसे? यहाँ आओ मेरे पास।" अलीज़ा बेड के एक साइड पर लेट रही थी। साद के दिल को अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो दिल की सुनता अलीज़ा को अपने पास बुला रहा था। मैं आपके पास आकर क्या करूँ? नींद आ रही है, मुझे सोने दें। अलीज़ा साद की तरफ पुश्त करके लेट गई। साद ने एक पल की भी देर किए बगैर अलीज़ा को बाहों से पकड़ा, अपने पास खींच लिया। अलीज़ा खुश हो रही थी कि वो आज बच गई, लेकिन साद की हरकत पर हक्का-बक्का रह गई। इसको उम्मीद नहीं थी इस तरह भी इसको अपने करीब कर सकता है। "तुम मुझसे नहीं बच सकती।" साद ने अलीज़ा के कान में सरगोशी की। साद ने अलीज़ा की पुश्त अपने सीने से लगाई हुई थी। अपना एक हाथ अलीज़ा के सर के नीचे रखा था और दूसरा इसकी कमर पर। साद की कुर्बत में अलीज़ा का साँस लेना भी दुश्वार हो रहा था, लेकिन साद को फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अलीज़ा ने खुद को छुड़वाने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि वो जानती थी साद इसे नहीं छोड़ेगा और ना ही इसमें इतनी ताकत है कि वो अपना आप इससे छुड़वा सके। सबसे बड़ी बात, वो अपने मजाजी खुदा को नाराज़ नहीं करना चाहती थी, तो इसकी बाहों में ही वो आँखें मौंध गई। साद को भी अलीज़ा का एहतजाज न करना अच्छा लगा। वो भी अलीज़ा के बालों में मुँह छुपाए सो गया। सुबह होते ही सब अपने काम पर चले गए। साद अलीज़ा को कॉलेज छोड़कर ऑफ़िस चला गया। इसी वक़्त रिदा अपनी कार से उतरकर सीधी अलीज़ा के पास आ गई। "वो कौन था?" रिदा ने आते ही अलीज़ा से पूछा। इसका इशारा साद की तरफ था, जो अलीज़ा को छोड़कर अभी रिदा की कार के आगे से गुज़रा था। "वो साद हैं," अलीज़ा ने शर्माते हुए कहा। "ओह! तो ये हैं तुम्हारे हस्बैंड? वाह यार, कितना हैंडसम है।" रिदा ने चमकती आँखों के साथ कहा। "हम वो हैं यार, तुमने मुझे मिलवाया नहीं।" रिदा ने खफगी से कहा। "तो तुम इनके जाने के बाद आई हो, छुट्टी पे मिलवा दूँगी तुम्हें।" अलीज़ा ने रिदा की खफगी मिटानी चाही। ये ठीक है।" दोनों बातें करती कॉलेज में दाखिल हो गईं। छुट्टी के वक़्त साद आया तो रिदा ने सामने खड़े साद को देखते ही कहा, "मुझे मिलाओ अपने हस्बैंड से।" "अच्छा तुम रुको, मैं पहले इनसे पूछ लूँ, वो तुमसे मिलना भी पसंद करेंगे या नहीं?" अलीज़ा अच्छी तरह जानती थी साद को लड़कियों से ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं, इसीलिए इसने पूछना ज़रूरी समझा। "ओके, मैं वेट करती हूँ।" रिदा एक तरफ खड़ी हो गई। अलीज़ा साद के पास आई तो साद ने कार में बैठने का इशारा किया अलीज़ा को। "साद, मुझे कुछ बात करनी है आपसे," अलीज़ा ने घबराते हुए कहा। साद इसके मुकाबिल खड़ा हो गया। "जो भी बात है बिला झिझक बताओ मेरी जान। अगर तुम्हारी कॉलेज की मैडम ने तुम्हारी शिकायत के लिए मुझे याद किया है तो मैं खुशी-खुशी चलूँगा और तुम्हारे बदले की डाँट खुद खाकर आ जाऊँगा।" साद ने हँसते हुए जवाब दिया। "साद, आप मेरी बात को सीरियस क्यों नहीं लेते कभी?" अलीज़ा ने नाराज़गी दिखाई। "अच्छा सॉरी।" साद ने फ़ौरन अपने कान पकड़े। "अच्छा आप ये सब नहीं करें, छोड़ें कान, सब देख रहे हैं।" अलीज़ा ने साद के हाथ कान से हटाए। दूर खड़ी रिदा इनकी नोक-झोंक हसरत भरी नज़रों से देख रही थी। "कितने प्यारे लग रहे हैं ये दोनों एक साथ।" रिदा ने खुद कलामी की। "अच्छा बोलो, क्या बोल रही थी?" साद ने अलीज़ा से पूछा। "वो मेरी दोस्त है ना रिदा, वो आपसे मिलना चाहती है।" अलीज़ा ने कहते के साथ ही साद के चेहरे के तासुरात देखे जो नॉर्मल ही थे। "मैं क्या करूँगा तुम्हारी दोस्त से मिलकर?" साद ने नरमी से कहा। "प्लीज़ एक दफ़ा मिल लें, वो कब से ज़िद कर रही है मुझसे प्लीज़, साद प्लीज़।" अलीज़ा ने साद का बाजू पकड़ कर कहा। "अच्छा ठीक है, मिलवाओ।" साद को अपनी प्यारी बीवी पर तरस आ गया। अलीज़ा ने रिदा को आने का इशारा किया तो वो भागी-भागी आ गई। "अस्सलाम वालेकुम भाई।" रिदा ने आते ही साद को सलाम किया। "वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप?" साद ने भी मुहज़्ज़ब अंदाज़ से पूछा। "भाई मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?" रिदा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। "मैं भी ठीक हूँ," साद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। साद भाई, आप सच में बहुत अच्छे हैं। ये अलीज़ा सारा दिन आपकी बातें कर के मेरे कान खाती रहती है। रिदा ने अलीज़ा की तरफ देखकर कहा। झूठ मत बोलो। अलीज़ा ने रिदा को आंखें दिखाते हुए कहा। अच्छा, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। तुम दोनों लड़ना बंद करो। साद ने दोनों की लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म करवा दी। ओह हाँ, मैं तो भूल गई। मेरा ड्राइवर वेट कर रहा होगा। रिदा ने सर पर हाथ मारते हुए कहा। चलो फिर आप भी जाओ, हम भी चलते हैं। साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, "ओके भाई, खुदा हाफ़िज़ गुड़िया।"
साद ने भी मुस्कुरा कर कहा, आपने मुझे गुड़िया कहा? रिदा ने वापस पीछे मुड़कर पूछा, हाँ बुरा लगा क्या तुम्हें? साद ने नरमी से पूछा, नहीं भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी मेरा कोई भाई हो, वो मुझे गुड़िया बुलाए, मेरे नखरे उठाए, मुझसे प्यार करे। रिदा ने अपनी मासूम सी ख्वाहिश बताई। तो फिर ठीक है, मुझे अपना भाई ही समझो। अब अलीजे को तो मैं बहन बोल नहीं सकता, तो आज से तुम मेरी बहन। साद ने प्यार से रिदा के सर पर हाथ रखा। थैंक यू भाई, रिदा ने रोहानसी होकर कहा। अब देर नहीं हो रही। रिदा और साद को इग्नोर करना अलीजे को अच्छा नहीं लगा, इसलिए जलकर कहा इसने, तुम क्यों जल रही हो बहन भाई के प्यार से? साद ने हंसते हुए कहा, मैं क्यों जलूंगी, मेरे भी दो भाई हैं, अलीजा ने चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा। रिदा, गुड़िया तुम घर पर आना, मैं अपने दोनों भाइयों से मिलवाऊंगा तुम्हें, फिर तुम्हारे तीन भाई हो जाएंगे, अलीजे के दो ही रहेंगे। अब मुझे तो भाई बोलने से रही है। साद ने अलीजे को चिढ़ाया, यहाँ कोई मुकाबला हो रहा है क्या भाई जमा करने का? अलीजे ने जल कर कहा, नहीं तो भाई आप इसको ले जाएं, कहीं ये जल जल कर खाक ना हो जाए। रिदा ने अलीजे का मजाक उड़ाते हुए कहा, ओके पापा चलो। साथ ने कार का दरवाजा खोला अलीदे के लिए। खुदा हाफिज रिदा, अलीदे मुस्कुराते हुए कहते कार में बैठ गई। खुदा हाफिज रिदा। रिदा भी चली गई, साथ भी गाड़ी स्टार्ट करके निकल गया। अलीदे कार में बड़े मजे से जूते उतार कर टांगे सीट के ऊपर रखकर साथ की तरफ रुख करके बैठ गई। ज्यादा प्यारा लग रहा हूँ क्या आज, जैसे देख रही हो? साद ने रिदा की नजरें खुद पर जमी देखी तो सवाल पूछा, रिदा से कुछ ज्यादा ही रिश्ता नहीं बन गया आपका, जो इसके सामने मुझे इग्नोर कर दिया था? अलीजे ने छोटी आंखें छोटी करके कहा, तुम्हें सच में जलन हो रही है? तुम भी तो सारा दिन अपने भाइयों के पास घुसी रहती हो, रात को आती हो मेरे पास बस सोने के लिए। मैं तो कुछ नहीं बोलता, साद ने मुस्कुराते हुए कहा। अब तो रात को भी नहीं आऊंगी, लिजे ने मुंह बनाकर कहा। तो फिर कहाँ सोओगी, छत पर? साद ने हंसते हुए कहा, जी नहीं, मम्मा के पास सोऊंगी, और जैसे मम्मा सुला लेंगी तुम्हें, वो खुद तुम्हें मेरे पास छोड़कर जाएंगी। साद ने मजे से कहा, फिर तो मैं छत पर सोऊंगी। अलीजे ने मुंह बनाया, फिर मैं तुम्हें गोद में उठाकर ले आऊंगा। साद ने अलीजे को तंग करने का ठेका उठा लिया था आज। आप बहुत बेशर्म हैं। अलीजा ने मुंह टेढ़ा करके जवाब दिया और खिड़की के बाहर देखने लगी। साथ मुस्कुराता हुआ ड्राइविंग करता रहा, फिर अलीजे को घर छोड़ा, वापस ऑफिस चला गया। अलीजे और साथ का रिश्ता रिश्ता और मजबूत होता जा रहा था। अलीजे की झिझक, शर्म, घबराहट कुछ हद तक कम हो गई थी। अब वो खुद साथ के सीने पर सर रखकर इससे बातें करते करते सोती थी। रिदा और अलीजे की दोस्ती भी पक्की हो गई थी। दोनों एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड बन गई थी। रिदा साथ की सच की ही बहन बन गई थी। साथ भी रिदा को दिल से बहन मानता था। रिदा एक दो दफा अलीजे के घर भी आई थी। रिदा कौसर बेगम को बहुत अच्छी लगी थी। वो इसको अलीजे जैसा ही समझती थी। रिदा की मुलाकात अभी तक जयान अनेक से नहीं हुई थी, क्योंकि रिदा शाम होने से पहले अपने घर चली जाया करती थी। रिदा भी ये मोहब्बत के रिश्ते पाकर बहुत खुश थी। एक नए दिन का आगाज हो चुका। कौसर बेगम, जिन, गुड़िया, शैतान सब डाइनिंग टेबल पर आ चुके थे। सिर्फ एक शैतान की कमी थी, वो था अनेक। मम्मा, अनेक कहाँ है, नाश्ता नहीं करना है इसे? साद ने अनेक के बारे में कौसर बेगम से पूछा। बेटा, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, बुखार हो रहा है, इसको सर में भी दर्द है। ओ मम्मा, आप मुझे अब बता रही हैं, मैं इसको दवा ला देता हूँ, साद ने उठते हुए कहा। बेटा वो ठीक है, तुम परेशान नहीं हो, मैंने दवा दी है, इसको शाम तक ठीक हो जाएगा। कौसर बेगम ने साथ को नाश्ता छोड़ते देख जल्दी से कहा। अच्छा मम्मा, अगर कोई मसला हो तो आप मुझे कॉल कर देना, साथ ने बैठते हुए कहा। हाँ बेटा ठीक है, तुम नाश्ता करो। अरे भाई, ज़्यादा फिक्र नहीं करें, इसी की बहाने ये बहाने कर रहा होगा छुट्टी के चक्कर में। जियान ने मुस्कुराते हुए कहा। जियान भाई, कितनी बुरी बात है, अनेक भाई बीमार है और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। अलीजा ने रेयान को गुस्सा दिखाया। मेरी छोटी सी भाभी को भी गुस्सा आता है क्या? मैं तो मजाक कर रहा था। रेयान ने अलीजा की नाक पकड़ते हुए कहा। साथ देखे ना, तंग कर रहे हैं ये। अलीजा से कुछ ना हुआ तो साथ को बीच में घसीटा। तुम खुद पंगे लिया करो, फिर मुझे फिर मुझे आगे कर दिया करो। साथ ने संजीदगी से कहा। अलीजा का मुंह उतर गया। और तुम? साथ ने अब अपना रुख जियान की तरफ किया। तुम्हें मेरी छोटी सी बीवी को तंग करने के लिए इसकी छोटी सी नाक ही दिखती है, इसकी कमर पर झूलते बड़े बड़े बाल नजर नहीं आते? ये पकड़ा करो, ये पकड़ा करो ना। जी, आज की एपिसोड हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। काफ़ी हो गया, ऑलमोस्ट 1 आवर की हो गई ये वीडियो। तो फिर बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाए तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है।
تو آج کے لیے اتنا ہی. تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں اگر پسند آ رہی ہیں تو، اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ کر کے میری حوصلہ افزائی کریں اگر آپ کو میرے ناول پسند آ رہے ہیں تو. اور اگر کوئی بھی ناول آپ سننا چاہتے ہیں تو آپ مجھے اس ناول کا نام کمنٹ باکس میں بتائیں، تو میں کوشش کروں گی کہ اس ناول کو میں آپ کے خدمت میں پیش کر سکوں. تو نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ.